Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, जो हमने 1000 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसका ये 6th सेशन है. हम 61 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम करेंगे अदर क्वेश्चन जो 62 से स्टार्ट होने हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई टारगेट कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को जो कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे वो आपका टारगेट कर रहे हैं आप यूजीसी नेट जेआरएफ को या फिर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, रीट, एचएससी, कोई भी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल टीचिंग एग्ज़ाम जो पीजीटी हो, टीजीटी हो, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो एमसीक्यूज़ लेके आते हैं वो टोटली टारगेटेड होते हैं आपकी हेल्प के लिए कि हम वही एमसीक्यूज़ इंक्लूड करते हैं, वही सेशन में करवाते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, और जिससे कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आप डेप्थ में स्टडी कितना भी कर लो लेकिन बेसिक्स करना बहुत ज़रूरी. एमसीक्यूज़ जितने करोगे आप उतना ही ईजिली, फ्रेंडली आप एमसीक्यूज़ एग्जामिनेशन हॉल में फेस कर पाओगे. तो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़. कितना प्रैक्टिस करते हो आप, कितने मॉक टेस्ट देते हो. तो ये आपके मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपका 5th सेशन है. तो चलें हम अपने क्वेश्चन पर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर 62 क्वेश्चन नंबर 62. While establishing relationship between Maslow and Herzberg theories, which need of hierarchy theory will fall under hygiene factor? वो कह रहे हैं जब आप मास्लो की जो नीड हिरार्की थ्योरी है और हर्जबर्ग की जो आपकी 2 फैक्टर थ्योरी है, जब उनको आप किसी तरह उनका रिलेशनशिप बनाना चाहोगे तो कौन सी थ्योरी है, कौन सा फैक्टर है हाइजीन का जो फॉल होगा अंडर मास्लो का, कौन सी नीड थ्योरी होगी जो हर्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर में फॉल होगी. बताइए. फर्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, सोशल नीड. सेकंड, एस्टीम, सोशल नीड एंड सेफ्टी नीड्स. थर्ड, सोशल, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड. एंड फोर्थ, सोशल नीड्स. आंसर दीजिए. आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन. जब हम बात करते हैं जो हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स हैं उसके अंदर ये तीनों फैक्टर इंक्लूड होते हैं. किसके? मास्लो के. मास्लो के जो सोशल, सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो हर्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर में इंक्लूड हो जाती है. ओके, हम इसको एक बार समझ लेते हैं कुछ इस तरह से. देखिए, आपके सामने है, इधर मास्लो दे रखा है, मास्लो हिरार्की थ्योरी एंड हर्जबर्ग फैक्टर, 2 फैक्टर्स. देखो, जो हर्जबर्ग थे उनके 2 फैक्टर्स थे, एक मोटिवेटर और हाइजीन, और इधर इन्होंने हिरार्की दे रखी है, नीड हिरार्की मास्लो की. तो मास्लो के जो सोशल हैं, सेफ्टी हैं और बेसिक नीड है वो इंक्लूड हो रहे हैं हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर में. जो इनके हाइजीन फैक्टर कुछ इस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशन, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविज़न, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, ये इसमें इंक्लूड हो रहे हैं. ठीक है, तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो हर्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर हैं कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करती हैं नीड हिरार्की के. तो नीड हिरार्की की जो 3 फैक्टर्स हैं वो एक फैक्टर हाइजीन थ्योरी में इंक्लूड हो रहे हैं. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज, वो कहते हैं जो हम फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड, नो फ्लो फंड एंड डी नन ऑफ दीज. बताइए क्या हो सकता है? देखिए, जो आई होप यू हैव गिवन द आंसर. जो हम फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो एक तरह से हमारा क्या है? एक तरह से हमारा सोर्स ऑफ फंड है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस. और फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ पे जाता है? सोर्स ऑफ फंड. जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन से कहाँ पे दिखाई देता है? सोर्स ऑफ फंड्स में. तो राइट ऑप्शन इज बी.
फोर्थ, राइट शेयर्स आर शेयर्स, वो कहते हैं राइट शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? फर्स्ट, दैट हैव अ राइट ऑफ रिडेम्पशन, बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, legally issued to the public at large, and fourth, issued by a newly formed company. I hope you have given the answer. Yes. देखो राइट शेयर्स सबसे पहले हम अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको अगर हम न्यू फ्रेश शेयर ऑफर कर इशू कर रहे हैं तो सबसे पहले इनका हक है, जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम ऑफ़र करते हैं कि वो हम जो न्यू शेयर कर रहे हैं इशू, क्या वो भी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको ऑफ़र किया जाता है। ओके, उनको राइट होता है क्योंकि वो हमारी कंपनी के पार्ट हैं। ओके, हिस्सेदार है कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें है सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, सेबी कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1988 में, 1985 में, या फिर 1991 में, या फिर 2000 में? अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। यस, दैट इज़ 1988। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, वो कह रहा है अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और एक्चुअल में उसको जज करना है तो आप उसकी डेप्थ को कैसे जज कर सकते हो? फर्स्ट, उसके टाइटल से, ऑब्जेक्टिव रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। I hope you have given the answer, and yes, this is the right option कि किसी भी रिसर्च के बारे में अगर आप जज करना चाह रहे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव से पता चल जाएगा आपको कि वो उसकी गहराई क्या है, वो एक्चुअल में है क्या, क्या वैल्यू है इस रिसर्च की। ओके, उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजुअलाइजेशन इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कैन नॉट इंक्रीज, कह रहे जब हम किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के साथ, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन का लगा लीजिए। यस, कम्युनिकेशन का है। मान लीजिए आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन चल रहा है, तो क्या इंक्रीज नहीं करता? फर्स्ट, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जब विजुअलाइजेशन साथ में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, विजुअलाइजेशन चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेशन इंक्रीज नहीं होता या होता है? फर्स्ट, सेकंड, रिटेंशन एंड एडेप्टेशन, थर्ड, स्ट्रेस एंड बोर्डम, फोर्थ, क्यूरियोसिटी एंड कंसंट्रेशन। बताइए। देखो, जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, हमारा मेन मकसद क्या होता है? इंटरेस्ट और मोटिवेशन का भी होता है, रिटेंशन और एडेप्टेशन का भी होता है, और क्यूरियोसिटी एंड कंसंट्रेशन का भी होता है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेस एंड बोर्डम इंक्रीज नहीं होता। ओके, let's move to next question, that is 68 which of the following treaties was covered under the Uruguay round negotiation? बताइए, आपको पता होगा उरुग्वे राउंड कब हुआ था? 1994 में। ये वही ईयर है जिसके अंदर जो गैट हमारा था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कन्वर्ट हो गया था WTO में। ओके, इसके अंदर कुछ नेगोशिएशन हुए थे इस राउंड में। कौन से थे? फर्स्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, बी, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, WTO, IMF, इन सब की हमने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप डिटेल्स में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो हमारे उन वीडियोस को देख सकते हो, फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे से समझाया गया है एक एक टर्म को कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की कब फॉर्मेशन हुई, कितने मेंबर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जानना, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे कॉमर्स के जिनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इवन ओनली कॉमर्स में नहीं आता, आपके GK GS में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 1994 में उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन हुआ था उसके अंदर ये सभी एग्रीमेंट्स हुए थे। ओके, एज यू नो। और जो वैसे हमारा गैट, जो हम थोड़ा बता देती हूँ, जो हमारा गैट था जनरल एग्रीमेंट टू टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये बना था 1947 में फोर्स में आया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69th, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स डेबिट एंड क्रेडिट आर द पार्ट ऑफ। वो कहते हैं जो हमारे विजिबल और इनविजिबल आइटम्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट पर पार्ट में, वो क्या होते हैं? ए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, बी बीओपी, सी बोट, डी एनुअल बजट। I hope you have given the answer. That is the BOT, BOT, that is build, operate, transfer. Okay, इसका full form है build, operate, transfer. Let's move to next question. That is 17th. Who propounded the concept of microeconomics? Microeconomics किसने दिया था हमें? एल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ, रैंगनार फ्रिच या फिर कार्ल पियर्सन? बताइए। आई होप यू हैव गिवन द सब। कार्ल पियर्सन को जानते हैं, इससे इनका कोई रिलेशन, तो यहाँ पे कट कर सकते हो आप कार्ल पियर्सन को। कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट इन्होंने दिया था, ठीक है। और अगर आप बात करें एडम स्मिथ ने क्या दिया था? एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और इन्होंने एक इंटरनेशनल बिजनेस की इन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी। आई होप यू नो अबाउट दैट इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज। और हम बात करते हैं माइक्रो की इकोनॉमिक्स की, तो ये एल्फ्रेड मार्शल जो थे, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को propound किया था। टोटल प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन। वो कह रहे हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो कब मैक्सिमम होता है? जब हमारी एमपी मैक्सिमम, एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, एमपी ज़ीरो हो या एमपी नेगेटिव हो। देखिए, जब आप बनाते हो कुछ इस तरह से, तो मैक्सिमम यहाँ पे होता है आपका एमपी, ठीक है। जहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, वहीं पर ही आपका टोटल प्रोडक्ट वो मैक्सिमम होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नोन एज सेकंड क्वार्टाइल? कहता है सेकंड क्वार्टाइल किसको माना जाता है? मीन को, मीडियन को, मोड को या फिर कोरिलेशन को? सभी को पता है, आई होप। यस, दैट इज अ मीडियन। फर्स्ट हमारा मीन है, उसके बाद मीडियन होता है। ओके। 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बैंक ऑफ इशू? इसके बारे में भी सभी आंसर दे सकते हैं, लड्डू क्वेश्चन है, इसको खा जाइए। फर्स्ट आरबीआई, बी एसबीआई, सी यूबीआई एंड नन ऑफ द अबव। देखो ये हो नहीं सकता है, सबको पता है आरबीआई है बैंकों का भी बैंक। ओके, बैंक ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 74th, विच वन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एंड डी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता है, यस, हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी करते हैं, यहाँ पे भी टारगेट होता है हमारा वैल्यू भी, हम फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन देखो ये ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं चलते वो लोग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। नोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यही ओड है और सारे इसके फेवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 75, टू जनरेट एंड facilitate any exchange intended to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with minimal detrimental impact on the natural environment is known as। बताइए, कह रहे कुछ ऐसी फैसिलिटेट करना कि एक्सचेंज कर पाएँ हम अपने इंटेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन नीड्स और वांट्स को, लेकिन साथ में हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो एनवायरनमेंट से लेकर भी हो, कि हमारे जो एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहे। तो किस तरह की मार्केटिंग होती है? एग्रेसिव मार्केटिंग, ऑपरेशनल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ लड्डू क्वेश्चन एंड यस दैट इज द सी, ग्रीन मार्केटिंग। How many needs have been identified by the मैकक्लैंड ने? बताइए मैकक्लैंड ने
कितनी नीड्स दी थी, हाउ मैनी नीड्स हैव आइडेंटिफाई, इन्होंने कितनी नीड्स आइडेंटिफाई की थी मोटिवेशन के लिए, फर्स्ट 2 3 4 या फिर 5। तो जो मैकलैंड थे इन्होंने 3 दी थी, 3 नीड्स आइडेंटिफाई की थी जिसके अंदर एक अचीवमेंट था, ओके एक अचीवमेंट, सेकंड पावर एंड थर्ड एफिलिएशन। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है। इन्होंने 3 नीड्स आइडेंटिफाई की थी, ओके दैट इज द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इन वुम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वी स्टैंड्स फॉर। जो व्रूम ने थ्योरी दी थी मोटिवेशन की उसके अंदर वी क्या स्टैंड करता है, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आप सभी को पता है वी से व्रूम, सॉरी वैलेंस, ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू, वो कहता है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है जो रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले आपको देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से कॉन्सेप्ट है क्योंकि बेसिक है ये, और ये जो कुछ ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन है जिनके ऊपर पूरा हमारा कॉमर्स हमारे अकाउंट रिलेट करती है, जिन पर डिपेंड करती है, और अगर वही नहीं पता तो वह टीचर क्या बनोगे, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और ये वो ज़रूर पुट करता है, तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ये कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है, और इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ही आप अगर 10 भी कर लेते हो इजीली लर्न तो आपके सारे क्लियर हो जाते हैं, उन्हीं में से ही आते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा किससे रिलेटेड है, तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमारी अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ओके। लेकिन जब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की तो ये किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये तो मैंने आपसे बता ही दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, ये रेवेन्यू की बात करता है। और जो 10 है वो हमारा वही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज फिक्स्ड असेट्स। इनको लर्न कर लीजिए, अगर लर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हो जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इजीली वे में समझाने की कोशिश की गई है कि आप किस तरह से उनको एक तरह से रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इम्पोर्टेंट है और जो बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, ओके। Next question is 79, that is the thinking process involved in a producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as। वो कहता है थिंकिंग प्रोसेस में वो कौन सा थिंकिंग प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है एक प्रोड्यूसिंग करने के लिए न्यू आइडिया, ओरिजिनल जो आइडिया होता है न्यू होता है, ओरिजिनल होता है और यूजफुल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, या फिर सिनेक्टिक्स बोलते हैं, बताइए। देखो जो न्यू आइडिया हमारा जो होता है ओरिजिनल होता है वो हमारी एक तरह से इनोवेशन होती है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। फर्स्ट, एमएनसीज हैव नो सब्सिडरी, क्या एमएनसीज की सब्सिडरी नहीं होती है, फॉल्स पूछ रहा, देखिए क्या एमएनसीज की सब्सिडरी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उनकी सब्सिडरी होती हैं। बी, एमएनसीज हैव सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, क्या इनका कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, अगर उनका सेंट्रलाइज्ड होता तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबली वो कैसे ऑपरेट कर रही होती। सी, टर्न की प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ एमएनसीज, जो हमारे एक टर्न की प्रोजेक्ट नाम से एक फैक्टर निकल के आया है वो किसकी देन है, एमएनसीज की है ना।
डी, द इंडियन MNCs आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जो इंडिया में MNCs हैं वो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, यस बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और MNCs हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा फॉल्स है वो है ये कि जो MNCs होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता उनका, ओके, ग्लोबली काम कर रही है तो उनका सेंट्रलाइज्ड कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। IMF से रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नोट द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, इम्पोजेस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एंड रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इंटरनेशनल पेमेंट। देखिए IMF का मतलब यही है हमारा कि वो क्या करता है, जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं होने देता, मतलब वो करता है कि वो ऐसे कंट्रोल करता है उनके ऊपर कोई इम्पोज ना हो, हमारे एक्सचेंज हैं उनके ऊपर कोई इम्पोजेज ना हो, कंट्रोल ना हो, रिमूवल करता है कोई भी डिस्पैरिटी होती है उनको, इंटरनेशनली पेमेंट्स जो होती हैं उनके लिए। तो सबसे पहले जो इम्पोज की बात कर रहे हैं तो ये करता है, इम्पोज तो करता ही है एक्सचेंज कंट्रोल को, यस वो रोकता है कि एक्सचेंज कंट्रोल नहीं होना चाहिए। रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, इम्पोज करना रिमूव करना एक ही बात है। इसके बाद रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी अगर इंटरनेशनल मार्केट में है तो उसको भी रिमूव करता है वो। और थर्ड जो है उसमें कह रहा है कि वो रिडक्शन कर रहा है इंटरनेशनल पेमेंट को, नहीं भाई उनका काम ही यही है, IMF बेसिस यही है कि वो रिडक्शन नहीं करता है इंटरनेशनल पेमेंट को, बल्कि वो फैसिलिटेट करता है, ओके। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी रिक्रूटमेंट सर्च कर रहे हैं, जितनी भी वैकेंसीज टीचिंग से रिलेटेड आती हैं ऑल ओवर द इंडिया, हम सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी सर्च कर रहे हैं कोई जॉब टीचिंग से रिलेटेड तो, और आपको कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई पोस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, TGT PGT, कोई वैकेंसीज आती है सबसे पहले आपके पास पहुंचाई जाती है, शेयर की जाती है, ताकि आप अगर कोई सर्च कर रहे हैं जो तो आपको हेल्प हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो, ओके। बताइए हमारा क्वेश्चन है 82। प्रमोशनल मिक्स इंक्लूड्स, प्रमोशन मिक्स क्या इंक्लूड करता है? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल प्रमोशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, डी नन ऑफ द अबव। प्रमोशन की बात कर रहे हैं पहली बात तो, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कैसे होगा? तो हमारी ओनली पर्सनल सेलिंग भी नहीं है। प्रमोशन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट प्लस पर्सनल सेलिंग दोनों इंक्लूड करता है ये, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय, गुड लक।